नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस पुस्तक के चौथे अध्याय को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारे चौथे अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। हम इस अध्याय के एक भाग को पढ़ चुके हैं। आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और इस दूसरे भाग में हम चर्चा करने वाले हैं कार्ल मार्क्स की। तो यहाँ आप कार्ल मार्क्स की ये जो फ़ोटो हैं आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। पहले इनके जीवनी के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो जीवन काल था वो था 1818 से 1883 तक, यानी 1818 में इनका जन्म हुआ और 1883 में इनकी मृत्यु हुई। 5 मई 1818 को प्रशिया जो जर्मनी में है वहाँ के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्म। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो राइनलैंड नाम की जगह जो कि प्रशिया जर्मनी में स्थित है वहाँ पर हुआ। संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो हमें याद रखना है कि इनके पिताजी एक संपन्न उदारवादी वकील थे। 1834 से 36 के दौरान बॉन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन, तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन जहां युवा हेगेलियंस से प्रभावित। ये इनके जीवन काल के जो अकादमिक करियर है उसकी शुरुआत रही कि बॉन विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून का अध्ययन शुरू किया और उसके पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया और वहीं पर युवा हेगेलियंस से ये काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद 1841 में जैना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट का शोध पत्र पूरा किया। तो 1841 में एक बड़ी उपलब्धि इनको प्राप्त हुई कि इन्होंने जैना विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र विषय में डॉक्टरेट का अपना शोध पत्र पूर्ण किया। उसके बाद 1843 में जेनी वॉन वेस्टफैलन से विवाह कर पेरिस में बस गए। तो 1843 में इनका विवाह हुआ जेनी वॉन वेस्टफैलन से और उस विवाह के बाद ये पेरिस में बस गए। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात और ये इनके जीवन पर्यंत मित्र बने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है कार्ल मार्क्स के जीवन की कि 1844 में पेरिस में ये अपने आगे जो संपूर्ण जीवन के इनके मित्र रहे फ्रेडरिक एंगल्स उनसे पहली बार मिले। 1847 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया तथा इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के नाम से हुआ। ये बच्चों 1848 रहेगा। तो मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848 के नाम से इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है कार्ल मार्क्स के जीवन की कि इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन द्वारा उन्हें और उनके जो मित्र थे एंगल्स, इन दोनों को संयुक्त रूप से आमंत्रित किया गया था अपने संगठन के लक्ष्य और उद्देश्यों का दस्तावेज तैयार करने के लिए और इसी दस्तावेज को मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी नाम से प्रकाशित किया गया। 1849 में देश निकाला मिला, मृत्युपर्यंत इंग्लैंड में निवास। तो 1849 में इन्हें कुछ कारणों से देश निकाला दिया गया और उसके बाद मृत्युपर्यंत ये रहे इंग्लैंड में। 1852 में द एटिंग ब्रूमायर ऑफ लुई बोनापार्ट का प्रकाशन। तो द 18th ब्रूमायर ऑफ द लुई बोनापार्ट ये भी एक पुस्तक है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई। 1859 में अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन। ये सारे प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं तो उनकी पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हुई, उन्हें भी हमें याद रखना होता है। 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित। तो 1867 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कैपिटल प्रकाशित हुई। 1881 में
जेनी वॉन वेस्टफेलन की मृत्यु। तो जेनी वॉन वेस्टफेलन जो इनकी पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई। 1883 में मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सिमेट्री में दफनाए गए। तो इस प्रकार उनका जीवन काफ़ी उपलब्धियों से भरा रहा और एक समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि भी प्राप्त की। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। तो खास बात यह है कि यद्यपि वे जर्मनी के निवासी थे, लेकिन उन्हें देश से निकाला दिए जाने के कारण उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय ब्रिटेन में ही बिताया था। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। तो उनके कई सारे जो क्रांतिकारी राजनीतिक विचार थे, इनके कारण इन्हें अपनी मातृभूमि से ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस से भी बाहर कर दिया गया था। दार्शनिक न होते हुए भी इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। और ख़ास बात यह है कि ये दार्शनिक नहीं थे, फिर भी इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार तथा शोषण को खत्म करने की वकालत की। वास्तव में कार्ल मार्क्स एक सामाजिक चिंतक थे, सामाजिक विश्लेषक थे और इन्होंने अत्याचार और शोषण को खत्म करने के प्रयास अपनी तरफ से किए। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो कार्ल मार्क्स को यह पूरा विश्वास था कि वैज्ञानिक समाजवाद द्वारा अत्याचार और शोषण को खत्म करने का ये जो लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति करना संभव है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। तो ये जो उनका उद्देश्य था, कौन सा उद्देश्य? अत्याचार और शोषण को खत्म करने का उद्देश्य। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने जो पूंजीवादी समाज है उनका आलोचनात्मक विश्लेषण किया और उसकी कमजोरियों को उजागर किया। उस आलोचनात्मक विश्लेषण में पूंजीवादी समाज की सभी कमजोरियों को उन्होंने प्रस्तुत किया और साथ ही उनका यह मत था या उनका यह विचार था कि इस प्रकार जब पूंजीवादी समाज की कमजोरियों को सामने लाया जाएगा तो निश्चित ही इसका पतन हो जाएगा। मार्क्स का यह कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। मार्क्स का यह मानना था कि समाज ने कई अलग अलग चरणों में उन्नति की है। ये चरण हैं आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। और इन चरणों में जो उनके द्वारा बताए गए चरण थे वो थे आदिम साम्यवाद, उसके बाद दासता, उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था और उसके बाद आई पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवाद मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। तो इस पूरे चरणों में से नवीनतम चरण था पूंजीवाद। तो बिल्कुल मार्क्स कहते थे कि मनुष्य के विकास का यह यद्यपि सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन जल्द ही इसका स्थान समाजवाद द्वारा ले लिया जाएगा। ऐसा विचार प्रकट किया गया मार्क्स द्वारा। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। मार्क्स मानते थे कि किसी भी पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति नजर आती है और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर होता है। यह किसी भी पूंजीवादी समाज की बड़ी विशेषता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफ़ी अलग थलग पाता है। जब मार्क्स बात करते हैं अलगाव की स्थिति की, तो उनका मानना है कि किसी भी आधुनिक पूंजीवादी समाज में जो मनुष्य है वो प्रकृति से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग सा होते हुए पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया है और यहाँ सभी आपसी संबंध ज़्यादातर बाजार से परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। और ये जो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने का दूसरा कारण मार्क्स बताते थे, वो यही बताते थे कि इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जो सामाजिक संबंध है उन पर बड़ा प्रभाव डाला है और अब इन सामाजिक संबंधों को काफ़ी हद तक व्यक्तिगत बना दिया गया है और यहाँ पर जो लोगों के आपसी संबंध होते हैं वे भी बाजार से ही परिचालित होते हैं, या हम कहें कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो अपने स्वार्थ सिद्ध ही संबंध रखना चाहता है और इस कारण से इस पूंजीवादी व्यवस्था ने सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाला है। तीसरा,
कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपनी मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। तीसरी बात जो मार्क्स कहते थे वो ये थे कि कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह जो है वो अपनी मेहनत के फल से स्वयं ही वंचित रह जाता है। और खासकर मजदूरों की बात वो करते थे कि मजदूर का स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तु पर अपना कोई भी अधिकार नहीं होता है। और इसके अलावा मजदूरों का जो भी कार्य प्रणाली चल रही होती है उस कार्य प्रणाली पर भी अपना कोई अधिकार नहीं होता है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। पूंजीवादी समाज से पहले की वो बात करते हैं कि उस जमाने में किसी भी प्रशिक्षित दस्तकार का अपने स्वयं के श्रम पर पूरा अधिकार होता था, पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधक करते हैं। तो आज की स्थिति यानी इस आधुनिक समाज की जो स्थिति है उसकी चर्चा मार्क्स करते हैं कि जो कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संपूर्ण दिनचर्या का जो निर्धारण है वे प्रबंधक ही करते हैं। वे ही समय सारणी निर्धारित करते हैं, वे ही मजदूरों को कब काम पर आना होगा इसका निर्णय लेते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह संघर्ष करता है। जहाँ वह आज़ाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स बताते हैं कि इन्हीं परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति अपने आप से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह लगातार संघर्ष करता ही रहता है। और आज जो स्थिति है वो ऐसी है कि वह आज़ाद तो है लेकिन अपने आप से भी अलग थलग है और जो प्रकृति है उससे भी काफ़ी अलग थलग है और अपने ही जीवन पर उसका जो नियंत्रण है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम रह गया है। हालांकि यह व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये जो व्यवस्था थी ये शोषण और अत्याचार पर आधारित थी, लेकिन फिर भी मार्क्स ये मानते थे कि पूंजीवाद जो है ये मानव इतिहास के दौरान एक आवश्यक और प्रगतिशील चरण रहा था, क्योंकि इसने ही एक ऐसा वातावरण तैयार किया था जो कि भविष्य में समान अधिकारों की वकालत करने और शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगा। यानी यदि पूंजीवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती तो लोग अंततः अपने समान अधिकारों की वकालत करने में सक्षम भी नहीं हो पाते और साथ के साथ शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार का वातावरण तैयार होना चाहिए था वो भी तैयार नहीं हो पाता। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा, जो इसके शोषण के शिकार हैं, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाजवादी या सोशलिस्ट समाज की स्थापना करेंगे। मार्क्स मानते थे कि पूंजीवादी समाज में जो परिवर्तन होगा वह सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा। ये सर्वहारा वर्ग वही है जो कि शोषण के शिकार हैं और ये जब सब एक साथ मिलेंगे तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएंगे और पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता पर आधारित नए समाजवादी या सोशलिस्ट समाज की स्थापना की जाएगी। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। पूंजीवादी व्यवस्था की जो कार्यप्रणाली है उसे बेहतर रूप से समझने के लिए कार्ल मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक और विशेषकर इसके आर्थिक रूप का भी गहन रूप से अध्ययन किया था। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित होती है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो मार्क्स ने अध्ययन किए उन्होंने पाया कि यह उत्पादन के तरीकों पर ही आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणाली है जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। तो मार्क्स का यह भी मत था कि ये जो
अर्थव्यवस्था है यह उत्पादन की एक विस्तृत प्रणाली है और इसका जो संबंध है निश्चित ही ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं। तो ये जो चरण मार्क्स ने बताए थे, आदिम साम्यवाद का, दास प्रथा का, सामंतवाद का और पूंजीवाद का, वे मानते थे कि ये सभी उत्पादन की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती हैं और मार्क्स कहते थे कि सामान्य रूप से ये जो उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं ये किसी समय विशेष में, किसी काल विशेष में जीवन की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। विशेष स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं। तो मार्क्स कहते थे कि विशेष रूप से हम उत्पादन की जो व्यवस्था है इसे एक इमारत की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। तो एक इमारत का उदाहरण वे देते हैं कि किसी भी इमारत में एक आधार या नींव होती है, इसी आधार पर, इसी नींव पर इमारत खड़ी होती है और फिर एक ढांचा होता है जो कि इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। तो इस प्रकार तुलना करते हैं वे किसी भी उत्पादन व्यवस्था की एक इमारत से कि किसी भी उत्पादन व्यवस्था में यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार जो है प्राथमिक तौर पर आर्थिक ही होता है और इसमें उत्पादक शक्तियाँ और साथ ही उत्पादन के संबंध भी शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी सामानों से हैं जैसे भूमि, मजदूर, तकनीक, ऊर्जा के विभिन्न सामान जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो इस संपूर्ण उदाहरण में मार्क्स का उत्पादक शक्तियों से जो तात्पर्य है वे उत्पादन के जो सभी संबंधित सामान हैं उनसे हैं, जैसे भूमि, जैसे मजदूर, जैसे तकनीक, जैसे ऊर्जा के अलग अलग प्रकार के सामान जैसे बिजली, कोयला, पेट्रोलियम, इन सभी को मार्क्स ने उत्पादक शक्तियों में शामिल किया है। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। तो उत्पादन के संबंध के बारे में मार्क्स कहते हैं कि इनके अंतर्गत वे सारे आर्थिक संबंध आ जाते हैं जो कि मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंध संपत्ति संबंधी भी होते हैं क्योंकि ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के सामानों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। तो ये जो उत्पादन के संबंध होते हैं ये संपत्ति संबंधी भी होते हैं और संपत्ति संबंधी ये जो संबंध होते हैं ये स्वामित्व या उत्पादन के सामानों पर नियंत्रण से संबंध रखते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्रकृति, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते थे। तो एक उदाहरण के रूप में हम याद रखेंगे कि जो आदिम साम्यवाद की उत्पादन व्यवस्था थी वहाँ उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत क्या शामिल था, वहाँ मुख्यतः प्राकृतिक जो संसाधन हैं जैसे कि जंगल, भूमि, जानवर, ये सभी ही उस दौरान जो है उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत शामिल थे। इसमें तकनीक के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। तो इस आदिम व्यवस्था में जो तकनीक के पुराने तरीके हैं, आदिम तरीके हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता था, जैसे पत्थर से बने कोई साधारण या सरल औजार या फिर शिकार के लिए उपयोग में लिए जाने वाले हथियार। उत्पादन संबंध सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। इसी प्रकार उस आदिम साम्यवाद के दौरान उत्पादन संबंध जो थे वे सामूहिक संपत्ति पर ही आधारित थे क्योंकि इस दौरान निजी संपत्ति की कोई अवधारणा ही नहीं पाई जाती थी। शिकार तथा संग्रहण के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप थे और साथ ही शिकार और संग्रहण के जो पुराने तरीके थे, आदिम तरीके थे, वे ही मजदूर संगठन के रूप माने गए हैं।
इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार मार्क्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है यह मुख्यतः उत्पादन शक्तियों और उत्पादन से उन शक्तियों का जो संबंध है इससे ही आधारित होता है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित हैं और इसी आधार पर जो मार्क्स मानते थे वो ये था कि समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और राजनीतिक संस्थाएं, ये सभी एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इसी नींव पर किया गया है। तो इस प्रकार मार्क्स कहते हैं कि धर्म, कला, कानून, साहित्य और अन्य सभी प्रकार के विश्वास और सोच जैसी जो संस्थाएं हैं ये सभी इस बड़ी अधिसंरचना के ही भाग हैं और जिनका निर्माण जो है वो इसी एक नींव पर किया गया है। मार्क्स का यह मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसका वे हिस्सा हैं। तो मार्क्स ये भी मानते थे कि व्यक्ति की जो सोच है, उसके जो विश्वास हैं, इन्होंने भी उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिस अर्थव्यवस्था का वे व्यक्ति हिस्सा हैं। व्यक्ति अपनी जीवनचर्या कैसे कमाता है इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जीवनचर्या किस प्रकार कमाता है, अपनी जीविका कैसे अर्जित करता है, इसी से निर्धारित होता है कि उसकी सोच किस प्रकार की है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देती। तो ये विचार भी मार्क्स द्वारा प्रस्तुत किया गया कि किसी भी व्यक्ति विशेष का या समाज विशेष का जो भौतिक जीवन है ये वहाँ की सोच को आकार देता है, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाता है, लेकिन सोच जो है यह भौतिक जीवन को आकार नहीं दे पाती है। यह बात कही कार्ल मार्क्स ने। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था और वास्तव में ये जो तर्क था वो मार्क्स के जो समकालीन लोग थे उनकी धारणाओं से बिल्कुल अलग था। उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। वास्तव में उसी दौरान यह विचार प्रचलित था कि मनुष्य जिस प्रकार चाहे वैसा सोचने के लिए वह स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही वास्तव में उसकी दुनिया को या भौतिक जगत को आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। वास्तव में मार्क्स ने सिर्फ आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को ही सबसे अधिक महत्व दिया, इन पर सबसे अधिक बल दिया क्योंकि उनका यह विश्वास था कि जो मानव इतिहास है उसमें प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव ये आर्थिक जो स्थितियां हैं या जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक संरचना है, वही होती हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है तो हम यह सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। मार्क्स ये मानते थे कि अगर हम यह समझ पाएँ कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था कार्य करती है और किस तरह यह पहले से यानी पुराने समय से बदलती रही है तो हम यह भी समझ सकते हैं कि भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर है वर्ग संघर्ष द्वारा। लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन जिनकी अपेक्षा मार्क्स कर रहे थे, ये परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं? तो इस संबंध में मार्क्स का उत्तर था वर्ग संघर्ष द्वारा। अब हम समझेंगे वर्ग संघर्ष की अवधारणा को। मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। तो मार्क्स मानते थे कि व्यक्तियों को अलग अलग सामाजिक समूहों में विभाजित करने का जो मुख्य तरीका है वो ना धर्म था, ना भाषा थी, ना राष्ट्रीयता थी या फिर कोई समान पहचान भी उसका तरीका नहीं थी। इसके बजाय जो उत्पादन प्रक्रिया
प्रक्रिया थी, यह मुख्य संदर्भ था जिसके कारण जो लोग थे वो विभिन्न सामाजिक समूहों में बढ़ जाते थे। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स का विचार था कि संपूर्ण सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे निश्चित ही एक वर्ग का निर्माण करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हित तथा उद्देश्य होते हैं, चाहे उन्हें इसकी पहचान उस समय ना हो। तो मार्क्स मानते थे कि संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में एक ही पद पर आसीन जो व्यक्ति होते हैं उनमें अपनी स्थिति के अनुसार और संपत्ति के संबंधों में वास्तव में उनके हित और उद्देश्य एक जैसे होते हैं, भले ही उन व्यक्तियों को स्वयं को इस बारे में कोई पहचान हो या ना हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। मार्क्स कहते थे कि वर्गों का जो निर्माण होता है यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है, एक बड़ी ऐतिहासिक घटना के रूप में होता है जो उत्पादन में जो सहायक शक्तियां हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन से और पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य जो संघर्ष होते हैं उनके फलस्वरूप नए वर्गों का निर्माण हो पाता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है जिसका परिणाम संघर्ष होता है। तो जैसे जैसे उत्पादन के विभिन्न साधनों में, उत्पादन तकनीकों में और उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है तो विभिन्न वर्गों में जो संघर्ष की मात्रा है वो बढ़ जाती है और इस प्रकार इसका परिणाम भी वर्ग संघर्ष ही होता है। उदाहरणतः उत्पादन के पूंजीवादी सामान सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। तो उदाहरण के रूप में मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के जो पूंजीवादी सामान हैं ये निर्माण करते हैं एक सर्वहारा वर्ग का। ये सर्वहारा वर्ग जो होता है यह एक नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है, यानी ये शहरों में रहते हैं लेकिन इनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती है। तो वास्तव में जो मार्क्स का मत था यहाँ पर सर्वहारा वर्ग के लिए वो कारखानों में कार्य करने वाले सभी मजदूरों के लिए था और इनका निर्माण जो हुआ यानी इस वर्ग का निर्माण जो हुआ वो किसी एक विशेष व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ और मार्क्स मानते थे कि जो सामंतवादी कृषक व्यवस्था थी उसके विनाश के फलस्वरूप ही इस सर्वहारा वर्ग का निर्माण हुआ है। सर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोत से बेदखल कर दिया गया। तो जो सर्फ हुआ करते थे और जो छोटे छोटे भूमिहीन कृषक हुआ करते थे उन्हें भूमि और आजीविका के जो पूर्ववर्ती स्रोत थे उनसे पूरी तरीके से निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानून एवं पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। तो इसके बाद यानी जब उन्हें अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया तो अपनी आजीविका को कमाने के लिए वे धीरे धीरे नगरों में जाकर बसने लगे और कानून और पुलिस के दबाव के कारण अब उन्हें कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक बृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था और इस प्रकार एक नवीन संपत्ति विहीन वर्ग का शहरों में उदय हुआ जो कि बिल्कुल हम कहें कि शोषित था और आजीविका के लिए मजबूरी में कारखानों में जाकर काम करता था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया
मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। और इस प्रकार मार्क्स बताते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में एक समान काम करने के कारण जो अलग अलग मजदूर थे उन सभी मजदूरों ने अपना एक अलग वर्ग बनाया। इस प्रकार मार्क्स जो थे वो वर्ग संघर्ष की अवधारणा के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। तो मार्क्स का मानना था कि वर्ग संघर्ष ही वास्तव में सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत के रूप में कार्य करता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था में मार्क्स तथा एंगल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे। तो मार्क्स और एंगल्स द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अपने विचार स्पष्ट रूप से संक्षेप में लिखे गए। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं, प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रारंभिक पंक्तियां हैं, वहाँ घोषणा की जाती हैं कि प्रत्येक विद्यमान समाज का जो इतिहास है यह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी आज जो भी समाज हम देखते हैं, जो भी विद्यमान समाज है उसका इतिहास देखेंगे तो उस इतिहास में हमें वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। तो मनुष्य के इतिहास को खोजते हुए उन्होंने यह पाया कि अलग अलग कालों में वर्ग संघर्ष की जो प्रकृति थी वो अलग अलग प्रकार की हुआ करती थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आदिम से आधुनिक काल जो आया, इस पूरे सफ़र में समाज का जो विकास है वो अलग अलग चरणों में हुआ और प्रत्येक काल में शोषक और शोषित दोनों प्रकार के वर्ग हुए और ये दोनों वर्ग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। मार्क्स और एंगल्स ने लिखा है, आज़ाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं, निरंतर, कभी दबे रूप में कभी खुले रूप में युद्ध। तो मार्क्स और एंगल्स ने इस बारे में लिखा है कि आज़ाद और दास दो वर्ग हुए, कुलीन और सामान्य जन दो वर्ग हुए, जमींदार एवं सर्फ दो वर्ग हुए, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर दो वर्ग हुए और एक शब्द में वो इन सभी को कहते हैं कि एक किसी भी ऐतिहासिक समाज में आप देखें तो एक वर्ग होता है शोषक वर्ग और एक वर्ग होता है शोषित वर्ग। तो ये एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे हैं और ये निरंतर विरोध जो है कभी दबे रूप में हुआ है और कभी बिल्कुल खुले युद्ध के रूप में। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोध से पहचाने जाते हैं। तो हर स्तर पर जो मुख्य विरोधी वर्ग हैं वे उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोध से ही पहचाने जाते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में इन विरोधी वर्गों की भूमिका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी सामानों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था की बात मार्क्स करते हैं कि इसमें उत्पादन के जो भी सामान होते हैं, भले पूंजी हो, फैक्ट्री हो, मशीन हो या भूमि हो, इन सभी पर बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी सामानों पर से अधिकार समाप्त हो गया। और जबकि बात करें श्रमिक वर्ग की तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्गों का उत्पादन के सभी सामानों से अधिकार समाप्त हो चुका होता है। उनका कोई संबंध उत्पादन के इन साधनों पर नहीं होता है। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। तो इस पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में जीवित रहने के लिए मजदूरों के पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था बजाय अपने श्रम को बेचने के, और इस कारण उन्हें अपने श्रम को ही बेचना पड़ा। अगर दो वर्ग सिद्धांततः एक दूसरे के विरोधी भी हों तो भी वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं।
लेकिन कोई दो वर्ग यदि सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी भी हों तो भी वे वस्तुतः एक दूसरे के संघर्ष में स्वतः नहीं पड़ते हैं। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। तो मार्क्स का मानना है कि कोई भी दो विरोधी वर्ग भी स्वतः ही संघर्ष नहीं करना शुरू करते हैं। संघर्ष होने के लिए यह आवश्यक होता है कि अपने वर्ग और हित के प्रति वह जो वर्ग है वह सजग हो, जागरूक हो, और इसके साथ ही अपने विरोधी के जो हित हैं, उनके जो भी अधिकार हैं, उनके प्रति भी वह जागरूक हो पाएं। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। और जब इस प्रकार की वर्ग चेतना किसी भी वर्ग में उत्पन्न होती है, इसके विकसित होने के बाद ही इसके साथ जब राजनीतिक गोलबंदी शुरू होती है, तब जाकर के वर्ग संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के संघर्षों से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को उनके द्वारा उखाड़ फेंका जाता है। जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है, इसे ही क्रांति कहते हैं। और मार्क्स बताते हैं कि इस प्रकार की जब वर्ग जागरूकता या वर्ग चेतना उत्पन्न होती है और जब संघर्ष होने लगता है, तो संघर्ष के फलस्वरूप जो प्रभावशाली या शासक वर्ग हैं उन्हें उखाड़ फेंका जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, किनके द्वारा? जो शासित होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं। और इसे ही मार्क्स क्रांति का नाम देते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोधों का जन्म होता है, जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत यह कहता है कि आर्थिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे ही वास्तव में विरोध उत्पन्न होते हैं, और ये विरोध ही आगे चल कर के वर्ग संघर्ष को जन्म देते हैं। परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। लेकिन मार्क्स ये भी मानते थे कि सिर्फ आर्थिक प्रक्रियाएं ही स्वतः ही क्रांति में परिवर्तित नहीं हो जाती हैं, क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पाती हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं जो हैं वे भी समाज को पूरी तरीके से परिवर्तित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। तो मार्क्स कहते हैं कि विचारधारा का होना एक बड़ा कारण है, एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध सरल नहीं होते हैं, ये संबंध बहुत जटिल होते हैं। और हर काल में शासक जो वर्ग होते हैं, उन शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्याय संगत ठहराता है। तो ये जो प्रभुत्वशाली विचारधारा किसी भी समाज में व्याप्त होती है, यह जो कि दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है, यह शासक वर्ग के प्रभाव को और जो वर्तमान में विद्यमान सामाजिक क्रम है उसी को न्याय संगत बताता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं हैं कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि। तो एक उदाहरण यहाँ मार्क्स प्रस्तुत करते हैं कि प्रभावी विचारधारा जो है वे गरीबों को इस प्रकार से सोचने के लिए मजबूर करती है, प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण शक्तिशाली वर्ग द्वारा किया गया है, बल्कि वे गरीब अपने भाग्य के कारण हैं, या फिर पिछले जन्म में उन्होंने जो बुरे कर्म किए हैं उनके कारण वे गरीब हैं। और इस प्रकार से एक प्रभावशाली विचारधारा किसी भी समाज में व्याप्त होती है। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोधी विचारधाराओं अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी सत्य है कि जो प्रभुत्वशाली विचारधारा है ये हमेशा सफल हो ऐसा नहीं होता है, और उन्हें कई विरोधी विचारधाराओं का या वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों का सामना भी करना
पड़ता है। चूँकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती, अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो किसी भी वर्ग में सजगता जो है यह सतत रूप से नहीं पाई जाती है, यानी हमेशा कोई भी वर्ग सजग हो ऐसा आवश्यक नहीं होता, और इस कारण से किसी विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा इसका पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती हैं, हालांकि यह राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। तो मार्क्स का ये मानना है कि आर्थिक प्रक्रियाएं ही वास्तव में अधिकतर वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करती हैं, लेकिन राजनीतिक और जो सामाजिक स्थितियां हैं उन पर भी इस संघर्ष का उत्पन्न होना निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो यह वर्ग संघर्ष ही क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने हमारा इस चौथे अध्याय का जो दूसरा भाग है उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा की है। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा है समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इस अध्याय के अगले भाग में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।